गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब? अपनी स्टडी को रेगुलर रखना, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक योर रिदम। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि जितना वर्क दिया जा रहा है उसको करके फ्री हो जाओ आप। वर्क हमारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए, हमें सीखना है। और जब आपसे रैंडमली आस्क किया जाए तो यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तब समझ जाना कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। याद हो ओम्स लॉ? अच्छे से याद करना है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं ओम्स लॉ से। आज का हमारा टॉपिक है ऑन व्हाट फैक्टर, मतलब वो कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कुछ तो होगा जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेसिकली पहला फैक्टर है बेटा लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला? लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा है देखो, आर दैट सिंबल एल। आर का मतलब क्या है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। एल का मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब बहुत आसानी से याद रहेगा आपको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्लियर? जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है बेटा, 3 मटेरियल्स हैं मेरे पास में और तीनों में से लेंथ ज़्यादा किसकी है? सी की, फिर बी की, फिर ए की। मैंने क्या लिखा है? लेंथ ऑफ सी इज़ मोर देन लेंथ ऑफ बी इज़ मोर देन लेंथ ऑफ ए। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका होगा? सी का होगा, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। ये तो कहा था आपने, जिसकी जितनी लेंथ होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका एरिया इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। एरिया अगर डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस साइन का मतलब अब चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे 1/a है। इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ए स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? अब देखो बेटा, जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ध्यान रखना इस टॉपिक से। आई हैव 3 ऑब्जेक्ट्स आर हियर। दिख रहा होगा ना आपको कि थर्ड ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू द सेकंड, फिर 1 का कम है। देखो एरिया थर्ड का ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? एरिया ज़्यादा किसका है? थर्ड का, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड इज़ लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड इज़ लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट। इज इट क्लियर? नाउ मैंने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। गॉट इट? अब बेटा दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे? देखो नाउ इन दोनों को कंबाइन करके लिखा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। सबको पता है बेटा, इसको हटाने के लिए क्या लगाना होगा? कुछ कांस्टेंट लगाना होगा। दैट कांस्टेंट इज़ रो। ये सिंबल है रो, इसे बोलते हैं रो। इट इज़ रीड एज रो, RHO। और वैसे कहा जाता है इसको रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। वैसे रो को क्या बोलोगे आप? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका जिक्र हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, रो स्टैंड्स फॉर, बोलिए जल्दी से, रेजिस्टिविटी, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। नाउ ऐसा यूनिट का जिक्र करता है बेटा। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा? आर ए अपॉन एल। देखो ये लिखा है मैंने, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब अच्छे बच्चों की तरह बताओ मुझे, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज ओम। एरिया मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो देखो क्या मिला? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? ओम मीटर। सो व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? इट इज़ ओम मीटर। क्लियर? नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस। तो देखो 3 अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। तो फर्स्ट के लिए आर इज इक्वल टू, तीनों सेम मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, तो इनकी रेजिस्टिविटी तीनों की सेम रहेगी। रो, इसकी लेंथ कितनी है? एल। एरिया कितना है? ए। रो, इसकी लेंथ कितनी है? 3L। एरिया कितना है? 2A। 3/2 को बाहर ले गए, 3/2 रो एल अपॉन ए। क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड, रो, लेंथ कितनी है बेटा? 3L/2, ये लिख दिया 3L/2, और एरिया है आपका ए। तो 3/2 रो एल अपॉन ए। इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। देखो क्या लिखा है? रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड। 3/2 इज़ मोर देन 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है।
ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ 1 यहाँ पे आ गया आपकी लेस देन के अंदर, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल और इन दोनों का रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, और कैसे आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आज आप क्या करोगे, इस टॉपिक को एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करोगे। इज़ इट क्लियर? अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू।